हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, जो हम बुक ऐप सीरीज़ कवर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें ईडियम फ्रेजेस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ईडियम है वो है अ बिग चीज़। इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। अ डेयरी प्रोडक्ट, एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन, अ ग्रीडी पर्सन, अ फूलिश पर्सन। ये चीज़ वर्ड जो है, ध्यान दीजिएगा, डबल ई एस ई, अमेरिकन लैंग्वेज में, अमेरिकन इंग्लिश में एक स्लैंग के रूप में यूज़ होता था। स्लैंग का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा यूज़ किए जाने वाले शब्द और लैंग्वेज जो कि दूसरे ग्रुप मुश्किल से समझ पाता है, उसे स्लैंग कहते हैं। तो अमेरिका में एक स्लैंग के रूप में यूज़ होता था चीज़, और चीज़ का मतलब वहाँ होता था इंपॉर्टेंट पर्सन। वहीं से ये ईडियम बना है और 20th सेंचुरी में ये ईडियम पॉपुलर हुआ है, अ बिग चीज़। तो अ बिग चीज़ का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन। हम इसका मीनिंग देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में मीनिंग है इसका एन इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। इंग्लिश में मीनिंग है इसका एन इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन अ ग्रुप। उसे कहते हैं अ बिग चीज़, किसी समूह में महत्वपूर्ण या प्रभावशाली व्यक्ति। अब चूंकि एलटी इंग्लिश या मेंस एग्जाम में और जीआईसी लेक्चरर इंग्लिश मेंस एग्जाम में इसको ईडियम को सेंटेंस में यूज करने के लिए भी देगा कि इस ईडियम को आप सेंटेंस में यूज करिए और ऐसे करिए कि इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। तो हमें उसका यूज भी सेंटेंस में देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एवरीवन लिस्टेड केयरफुली बिकॉज सॉरी एवरीवन लिसनड केयरफुली बिकॉज ही वॉज द बिग चीज इन द कंपनी। जब कंपनी में, ग्रुप में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, तो सब उसकी बात गौर से सुनते हैं। तो अब बिग चीज का मीनिंग आप समझ गए, एन इंपॉर्टेंट पर्सन। यहां लिखा है ओरिजिन के बारे में इस वर्ड के, इस ईडियम के, कि ये 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ ये टर्म अमेरिकन इंग्लिश में। और अमेरिकन इंग्लिश में वहां ये चीज जो था एक स्लैंग के रूप में यूज होता था किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए। वहीं से ये ईडियम बना है अ बिग चीज। नेक्स्ट है हमारे पास अ बर्ड्स आई व्यू। ये ईडियम है अ बर्ड्स आई व्यू। इसका क्या मतलब होता है? वॉचिंग बर्ड्स, अ क्लोज लुक, अ व्यू फ्रॉम अ हाई प्लेस, अ नैरो व्यू। सबसे पहले तो आप बर्ड्स के बारे में इमेजिन करिए कि बर्ड की लाइफ कैसी होती है, वो चीज़ों को कैसे देखती हैं। तो बर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक हाई प्लेस पे रहती हैं, उड़ती रहती हैं, और वहाँ से वो नीचे की दुनिया को देखती हैं, ये इस दुनिया को जो यहाँ फैली हुई है। तो जब बर्ड्स के आई व्यू से, आंखों से कोई व्यू देखा जाएगा, तो वो व्यू बहुत ही वाइड होगा, बहुत बड़ा व्यू होगा। तो बर्ड्स आई व्यू का सिंपल सा मतलब है अ व्यू फ्रॉम हाई प्लेस। इसलिए आपने देखा होगा बिल्डिंग्स वगैरह का व्यू जो है ऊपर ड्रोन से लिया जाता है वहां से, तो वो बर्ड्स आई व्यू कहलाता है। जो बहुत वाइड सीन किसी का लिया जाता है, किसी प्लेस का, तो यही बर्ड्स आई व्यू ईडियम है, जिसका मतलब है कोई व्यू जो बहुत ऊंचे प्लेस से लिया गया हो। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अ व्यू फ्रॉम हाई प्लेस, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। और मीनिंग है इंग्लिश में अ व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई पोजीशन शोइंग अ लार्ज एरिया। बहुत बड़े एरिया, यहाँ से अगर कोई व्यू लेंगे आप, तो आप ऐसे करके देखेंगे नीचे, इतने बड़े लार्ज एरिया का आपको पूरा व्यू सीन मिलेगा। ऊंचाई से दिखाई देने वाला विस्तृत दृश्य, ये इसका मीनिंग होता है। और सेंटेंस में यूज अगर हम देखें तो लिखा है फ्रॉम द टॉवर वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर सिटी। आप किसी ऊंची प्लेस पे चले जाइए, किसी ऊंची बिल्डिंग पे, टॉवर वगैरह पे, तो वहां से पूरे सिटी का आपको बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, व्यू मिल जाता है पूरी इंटायर सिटी का। तो वही ये यूज करके दिखाया है सेंटेंस में। लिखा है ईडियम बर्ड्स से जुड़ा हुआ है, वो बर्ड्स जो स्काई में बहुत ऊंची उड़ती रहती हैं, वो वहां उड़ते हुए ऊपर आसमान में से एक बहुत लार्ज एरिया देख पाती हैं अपने नीचे एक ही नज़र में। तो वहीं से ये ईडियम बना है, और ये 17th सेंचुरी से बहुत ट्रेंड्स में है, और इसे ज्योग्राफी में भी यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चर में भी यूज़ करते हैं, प्रेजेंटेशन में भी यूज़ करते हैं, और रिपोर्ट्स में भी यूज़ करते हैं इस ईडियम को।
तो ये ईडियम बर्ड्स से जुड़ा है जो स्काई में बहुत ऊंची उड़ती हैं और नीचे का व्यू देखती हैं जो बहुत वाइड होता है, बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट, अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन इसका क्या मतलब होता है? अ सीरियस इलनेस, अ लॉन्ग स्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट, अ ब्रोकन रिलेशनशिप और अ सीक्रेट प्लान। बोन तो आप जानते हैं हड्डी से जुड़ा है। कॉन्टेंशन का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट। कॉन्टेंशन मीन्स होता है कन्फ्लिक्ट, हड्डी डालकर लड़ाई कराना। सबने सुना होगा, ये कहावत को हम लोग गांव में खूब यूज करते हैं। तो जब दो लोगों के बीच कोई मुद्दा, कोई वजह उस बोन का काम करे तो ध्यान दीजिएगा, उसे कहते हैं झगड़े की जड़, झगड़े का कारण, वही है बोन ऑफ कॉन्टेंशन। अब बोन ऑफ कॉन्टेंशन यहाँ पर है ए लॉन्ग स्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट, लंबे समय से चला आ रहा कोई मुद्दा जिसकी वजह से दो समुदायों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है। इसका मीनिंग देखते हैं, अ लॉन्ग स्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट, लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद। इंग्लिश में है एन इशू ओवर विच पीपल आर्ग्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई ऐसा विवाद जिस पर बहुत लंबे समय से लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते, लड़ते झगड़ते चले आ रहे हैं, उसे कहते हैं अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, लंबे समय से विवाद का विषय। प्रॉपर्टी डिवीजन बिकेम अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द ब्रदर्स, आप अच्छे से समझ पा रहे हो। और बोन ऑफ कॉन्टेंशन ये बना है, इस ईडियम को लिया गया है उसी से, डॉग्स फाइटिंग ओवर अ बोन। आपने देखा होगा डॉग्स को एक ही बोन के पीछे लड़ते हुए, तो वहीं से, उसी से ये बना है बोन ऑफ कॉन्टेंशन। जब देखा होगा दो डॉग्स होते हैं और एक ही बोन को दोनों ग्रैब करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं और फिर वो खूब लड़ते हैं उसके पीछे, तो वहीं से ये इडियम बना है बोन ऑफ कॉन्टेंशन। नेक्स्ट इडियम है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका क्या मतलब है इडियम का? अ ट्रू इंसिडेंट, एन एक्साइटिंग स्टोरी, अ फॉल्स एंड अनबिलीवेबल स्टोरी, अ फनी स्टोरी। तो ध्यान दीजिएगा, लंदन में दो इंस थी, इंस या कुछ भी मीटिंग प्लेसेस है, कुछ भी कह लीजिए। एक का नाम था द कॉक और एक था द बुल। ये दोनों प्लेसेस बहुत मशहूर थे इस बात के लिए कि जो भी यहाँ रुकने जाता था वो फिक्टिशियस कहानियां सुनाता था। लंबी लंबी फेंकने के लिए दोनों मशहूर थे कि जो लोग यहाँ रुकते थे वो बहुत फिक्टिशियस, इमेजिनरी ऐसी कहानियां सुनाते थे, झूठी झूठी कहानी। तो वहीं से ये ईडियम बना है द कॉक एंड द बुल स्टोरी, अर्थात इन प्लेसेस पे सुनाई गई कहानी जो एकदम झूठी होती है। तो अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हुआ अ फॉल्स एंड अनबिलीवेबल स्टोरी। मीनिंग देखते हैं, अ फॉल्स एंड अनबिलीवेबल स्टोरी उसे कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। एक ऐसी कहानी दैट इज क्लियरली नॉट ट्रू, जो देखने से ही पता लग रहा है कि ये ट्रू नहीं है, झूठी और अविश्वसनीय कहानी। सेंटेंस में यूज करें तो आएगा हिज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, उसने देर से आने का जो कारण बताया वो झूठा था, वॉज जस्ट अ कॉक एंड बुल स्टोरी। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में दो फेमस इन थी रुकने की जगह, द कॉक एंड द बुल। ट्रैवलर्स जो यहाँ रुकते थे आकर, वो बहुत एग्जैक्रेटेड, हाइपरबोलिक तरीके की कहानियां सुनाया करते थे, कुछ ऐसी कहानियां जो अनबिलीवेबल होती थी एक दूसरे को एंटरटेन करने के लिए, इसीलिए ये दोनों इंस जानी जाती थी। धीरे धीरे उन्हीं कहानियों से ये ईडियम बन गया कॉक एंड बुल स्टोरी। द क्रैक ऑफ अ डॉन। अब ध्यान दीजिए, एक लंबी रात हो और यहाँ पर क्रैक पड़ जाए और यहाँ से चीज़ें अलग हो जाए, तो जिसे आप कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, वही है क्रैक ऑफ द डे। इंग्लिश में हम कहते हैं ब्रेक ऑफ द डे। तो वहीं से बना है द क्रैक ऑफ द डे, जहाँ से चीज़ें अलग हो जाएं और यहाँ से क्रैक पड़ के मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से कोई चीज़ क्रैक होने पर इधर का पार्ट अलग हो जाता है, नाइट का पार्ट अलग हो जाता है। तो द क्रैक ऑफ अ डॉन, द ब्रेक ऑफ अ डे, अर्ली मॉर्निंग, लेट एट नाइट, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग,
एट नून, इन द इवनिंग, एट द क्रैक ऑफ डॉन। डॉन मीन्स होता है अर्ली मॉर्निंग, इसका मतलब DAWN का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। इसका मतलब होता है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी। सेंटेंस में देखें तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट द क्रैक ऑफ डॉन, बिल्कुल सुबह होते ही हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। क्रैक का मतलब है ब्रेक, किसी चीज को अलग कर देना, ठीक है ना। तो नाइट को अलग कर देना डे से, वो मॉर्निंग के समय होता है, अर्ली मॉर्निंग, डॉन के समय। अ कुकू इन द नेस्ट, ये इडियम है नेक्स्ट। इसका क्या मतलब होता है? अ क्लेवर पर्सन, एन अनवेलकम मेंबर ऑफ अ ग्रुप, अ लीडर, अ ट्रेवलर। आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, जिसमें जो प्रोफेसर रहते हैं वो एक कहानी सुनाते हैं कुकू की, और बताते हैं कुकू कभी अपना घोंसला नहीं बनाती, वह हमेशा दूसरों के घोंसले में अपने एग हैच करती है। वहीं से ये ईडियम बना है, अर्थात कोई नहीं चाहता कि कुकू जैसा कोई उनके घोंसले में आए, उनके ग्रुप में आए, उनके बीच में आए। तो वही है आ कुकू इन द नेस्ट, कुकू का दूसरे के नेस्ट में पहुंच जाना, क्योंकि कुकू तो अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। तो इसका मीनिंग हुआ एन अनवेलकम मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जिसको कोई पसंद नहीं करता अपने ग्रुप में, ऐसा। तो कौन चाहेगा कुकू किसी ग्रुप में चली जाए, क्योंकि वो दूसरों के अंडों को गिरा देगी और अपने एग्स को वहाँ हैच करेगी, और बाकी जो बर्ड्स उन्हें पता भी नहीं लगेगा। तो कोई नहीं चाहता ऐसा। मीनिंग है इसका एन अनवेलकम मेंबर ऑफ अ ग्रुप, अर्थात समवन इन अ ग्रुप हु इज नॉट लाइक्ड एंड डज नॉट बिलोंग, वैसा नहीं है जैसे बाकी दूसरे हैं, अलग है उनसे। तो इसीलिए समूह में कोई ऐसा व्यक्ति जो पसंद ना किया जाए अन्य लोगों के द्वारा, उसे कहते हैं अ कुकू इन द नेस्ट। सेंटेंस में देखें तो ही फेल्ट लाइक ए कुकू इन द नेस्ट इन हिज न्यू क्लास। जब आप नई क्लास में जाते हैं तो आपको कोई पसंद नहीं करता, कोई आपसे बात नहीं करता, तो आप वैसा ही महसूस करते हैं जैसे आ कुकू इन द नेस्ट वाली कंडीशन होती है। लिखा है ये कुकू के बिहेवियर से आया है, ये जो ईडियम बना है। कुकू की हमेशा आदत होती है कि वो अपने एग्स को ले करती है दूसरी चिड़ियों के नेस्ट में, और वही जब कुकू के चिक्स जो हैच हो जाते हैं, जब वो बेबीज बन के निकल आते हैं बाहर, तो बाकी दूसरी बर्ड के एग्स वगैरह को वो तोड़ देते हैं और नेस्ट से गिरा देते हैं। तो वहीं से ये आया है, कुकू का मतलब है आउटसाइडर, अनवांटेड मेंबर। अ लिटमस टेस्ट, इस ईडीएम का क्या मतलब है? अ लिटमस टेस्ट, क्या ये केमिकल रिएक्शन होता है? क्या कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है? ये डिसाइसिव टेस्ट है, प्रूविंग समथिंग, कुछ प्रूव करने के लिए किया गया टेस्ट है, या कोई माइनर एग्जाम है? तो लिटमस जो है ये केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टर्म है, और केमिस्ट्री में केमिकल्स वगैरह को चेक करने के लिए लिटमस टेस्ट होता है। अर्थात होता है ये एक तरीके का टेस्ट जिससे प्रूव हो जाता है कि ये चीज़ जेन्युइन है या नहीं है। मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्योंकि ये केमिस्ट्री का मामला है थोड़ा सा। केमिस्ट्री से ये ईडियम जुड़ा है लिटमस। वहाँ लिटमस पेपर होता है, और लिटमस पेपर को टेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई सब्सटेंस, कोई दिया गया पेय वगैरह जो है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है, नॉन एसिडिक है। तो लिटमस पेपर अगर उसमें डुबोते हैं वो रेड कलर का हो जाता है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये एसिडिक है, और ब्लू हो जाता है तो इससे क्लियर हो जाता है ये एल्कलाइन है। तो ये इसका यूज होता है हमेशा टेस्ट करने के लिए चीज़ों को, इसीलिए लिटमस टेस्ट उसे कहते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ अ डिसाइसिव टेस्ट प्रूविंग समथिंग, अर्थात कोई ऐसा मेथड जो क्लियरली प्रूव कर दे या किसी चीज़ का टेस्ट कर ले, किसी बात को स्पष्ट रूप से सिद्ध करने वाला टेस्ट। एग्जाम्पल के रूप में देखें सेंटेंस में इसका यूज, तो द इलेक्शन रिजल्ट वॉज ए लिटमस टेस्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आप मीनिंग समझ गए। एज द क्रो फ्लाइज, जैसे क्रो फ्लाई करता है, ये ईडियम है। अब इसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्रो की हैबिट्स के बारे में जानें। बाकी बर्ड्स जो हैं या इंसान जो हैं, हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं तो हमारे रास्ते जिग जैग तरीके से बने होते हैं। हम ऐसे ऐसे करके जो रास्ते होते हैं, नदी के रास्ते किनारे हमारा रोड बना होता है, जो भी है हम इन रास्तों को फॉलो करते हैं। कहा जाता है बाकी जो बर्ड्स रहती हैं वो भी ऐसे जिग जैग रास्तों से जाती हैं, अपना रास्ता बना लेती हैं, उसी रास्तों को फॉलो करते हुए जाती हैं। क्रो की आदत थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर उसे इस प्लेस से इस प्लेस जाना है
तो बीच में चाहे रिवर्स पड़े चाहे कुछ भी पड़े, वो जाता सीधा रास्ता चूज करता है हमेशा। वो जिगजैग रास्ता या कहीं और होकर नहीं जाता, वो बिल्कुल सीधी उड़ान भरता है क्रो। तो एज द क्रो फ्लाइज का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसी को कहते हैं एज द क्रो फ्लाइज। सीधा बिल्कुल जितनी दूरी बनती है। तो एज द क्रो फ्लाइज का मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। मीनिंग देखते हैं इसका। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट लाइन के द्वारा मेजर की जाए दो पॉइंट्स के बीच में, उसी को कहते हैं एज द क्रो फ्लाइज। हमारा विलेज जो है केवल 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है एज द क्रो फ्लाइज। स्ट्रेट देखा जाए तो जहां आप खड़े वहां से 5 किलोमीटर दूर हमारा टाउन है, हमारा विलेज है, कहता है। ये ईडियम आया है क्रो बर्ड की हैबिट्स से, क्योंकि क्रो फ्लाई करता है डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चाहे बीच में रोड्स आए, रिवर्स आए, उनके कब्स को ये फॉलो नहीं करता है कि रिवर के किनारे किनारे फ्लाई करके वहां पहुंचेगा, नहीं, ये स्ट्रेट जाता है एकदम। तो वहीं से आया है ये स्ट्रेटेस्ट पॉसिबल रूट, सीधा रास्ता एकदम दो प्लेसेस के बीच में, उसी को कहते हैं क्रोज रूट, एज द क्रो फ्लाइज। अ डेड लेटर, इस ईडियम का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसा कहा जाता है डेड लेटर का मतलब होता था वो लेटर्स जो एड्रेस पर प्रॉपर एड्रेस उन पे लिखा हुआ नहीं होता था, इसी वजह से वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हो पाते थे। तो जब वो डिलीवर नहीं हो पाते थे तो वहाँ डेड लेटर डिपार्टमेंट, एक तरीके से उनका भाग बना हुआ था डेड लेटर डिपार्टमेंट, अर्थात उनको लेटर्स को उस डेड लेटर डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना होता था कि इसको प्रॉपर एड्रेस ना होने की वजह से हम डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब देखते हैं इसका, ये वहां से आया है ईडियम, वहीं से बना है डेड लेटर से, और इसका यहां पर क्या मतलब है? क्या कोई लॉस्ट मैसेज इसका मतलब है? अ रूल नो लॉन्गर फॉलोड, अ लव लेटर, अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है ईडियम का कोई ऐसा रूल जो किताबों में तो बना है, लेकिन रियलिटी में देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में तो उसे फॉलो नहीं किया जाता है। उसे कहा जाता है कि अब ये रूल जो है डेड लेटर बन चुका है। कोई ऐसा रूल जो अब फॉलो नहीं किया जाता, कोई ऐसा रूल नो लॉन्गर इफेक्टिव और फॉलोड। हिंदी में कहें तो ऐसा नियम है, कानून जो अब लागू नहीं होता। इंग्लिश में सेंटेंस में यूज करें तो द ओल्ड रेगुलेशन हैज बिकम अ डेड लेटर, कोई पुराना कानून अब डेड लेटर बन गया है, ऐसे करके सेंटेंस में यूज किया है। ओरिजिनली डेड लेटर क्या होता था? ये एक तरीके का लेटर होता था, मेल होता था, जो रिसीवर के एड्रेस पर नहीं डिलीवर कर पाते थे, क्योंकि या तो गलत एड्रेस पड़ा होता था या उस पर्सन को वहाँ कोई जानता नहीं होता था। ऐसे लेटर्स को हमेशा डेड लेटर ऑफिस में भी जमा कर दिया जाता था, वहीं भेज दिया जाता था। बाद में इसी डेड लेटर टर्म को यूज़ किया जाने लगा उन रूल्स और कानूनों के लिए जो पेपर पर तो होते थे, लेकिन वास्तव में वो उनको कोई फॉलो नहीं करता था। तो ऐसे नियमों को रेफर करने के लिए भी डेड लेटर एज ए ईडियम यूज़ किया जाता। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इस ईडियम का क्या मतलब है? आपने देखा होगा जब कहीं रेस वगैरह होती है, कोई कंपटीशन होता है, दौड़ने वाला, खेलने वाला, कूदने वाला, जहां सबको एक साथ स्टार्ट करना होता है, तो वहां पर ये परंपरा हुआ करती थी, पहले उनके पास कुछ ऐसा नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, जो हैट होती थी उसको गिराते थे नीचे, ऐसे हाँ, हैट्स को सिर से लिया और ऐसे नीचे गिराया, तो जैसी वो हैट नीचे ग्राउंड को टच करती थी सबको भागना होता था। तो बस वही होता है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। अब मीनिंग देखते हैं इसका। अ लॉन्ग थिंकिंग विद डिफिकल्टी, इमीडिएटली एंड विदाउट प्रेपरेशन, यही जैसे ही एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट होगा आपको तुरंत भागना है, बिना कुछ सोचे, तुरंत ही, रेयरली। मीनिंग देखते हैं, इसका मतलब होता है इमीडिएटली विदाउट प्रेपरेशन, डूइंग समथिंग वेरी क्विकली विदाउट हेजिटेशन, तुरंत बिना तैयारी के कोई काम करना। सेंटेंस में देखें तो सी इज रेडी टू ट्रेवल एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, वह तैयारी करने के लिए तैयार है, तुरंत तैयार है। लिखा है 19th सेंचुरी में क्या होता था, एक हेड को गिराया जाता था सिग्नल के रूप में किसी रेस को स्टार्ट करने के लिए या कोई लड़ाई स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही हेड ग्राउंड को टच करती थी एक्शन स्टार्ट हो जाता था, लोग रन करना स्टार्ट कर देते थे।
तो वहीं से ये फ्रेज आया है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जिसका मतलब होता है इमीडिएटली, विदाउट डिले। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स कवर किए आपके साथ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इनको तैयार कर लीजिएगा और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा ताकि धीरे धीरे करके आपको चीज़ें याद होती रहें। और मैं हमेशा कॉन्टेक्स्ट या रेफरेंस में बात करता हूँ किसी भी बुक ऐप के, ताकि वो चीज़ आपके ब्रेन में एक जगह बना ले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।